एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29 ऑफ बीएनएसएस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने पिछले के 2 चैप्टर्स छोड़ दिए हैं, तो इस वजह से छोड़ दिए क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है, उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बनते। बट अगर आप उसको ऐसे रीड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रीड कर सकते हैं उससे, और अगर आप चाहें तो उस इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद रख सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा जरूरी ये वाले चैप्टर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैंने उसे स्किप किया है। चैप्टर 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें जजमेंट के बारे में बताता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 392 में हमें जजमेंट के बारे में ही बताया कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है, जजमेंट किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, ये सारी बातें हमने सेक्शन 392 में बता रखी है। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, हर क्रिमिनल कोर्ट में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का क्रिमिनल कोर्ट है, शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ओपन कोर्ट में ही जजमेंट को हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। ओपन कोर्ट का मतलब क्या है कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो वहां पर बैठी होगी उस वक्त। ठीक है, ओपन कोर्ट में मतलब बेसिकली इन कैमरा ट्रायल नहीं चल रही होगी, वहां पर ओपन कोर्ट होगा। बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जज या मैजिस्ट्रेट, इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, जैसे ही ट्रायल खत्म हुआ या तो तब, या फिर कोई दूसरा सब्सिक्वेंट टाइम, कोई दूसरा टाइम भी हो सकता है, जो भी जज को सही लगे वो हो सकता है, बट नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज। मतलब बेसिकली जब ट्रायल कंक्लूड हो गया है तब से लेकर के 45 दिन के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर आपको जजमेंट जो प्रोनाउंस करना ही है। ठीक है, ये टाइम लिमिट लगा रखी है कोर्ट्स के ऊपर, नॉट लेटर देन 45 डेज। इससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। और जिस भी दिन मतलब आप कर रहे हो जजमेंट प्रोनाउंस, पहले देखो जो कोर्ट्स होते हैं ना, पहले से बता देते हैं कि इस दिन हम अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, तो वही चीज है कि पार्टीज को नोटिस चला जाता है। ठीक है, और उनके एडवोकेट्स को भी। किस तरीके से होगा, तो चाहे तो पूरा जजमेंट डिलीवर कर दिया जाए या फिर जजमेंट को रीड कर दिया जाए। इससे सवाल बनता है प्री का भी, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट प्री में भी सवाल बनता है कि किस तरीके से जजमेंट को डिलीवर किया जाता है, किस तरीके से जजमेंट सुनाया जाता है, किस तरीके से जजमेंट देने का प्रोसीजर है। तो क्या प्रोसीजर है, डिलीवर करना या रीड करना पूरा जजमेंट, या फिर कोई जो ऑपरेटिव पार्ट है यानी कि जो करना है पार्टीज को, उतना पार्ट भी अगर रीड कर दिया, और जजमेंट और जो सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर जजमेंट का, उसको अगर एक्सप्लेन कर दिया उस लैंग्वेज में जो कि अक्यूज को समझ में आ रही है या उसके एडवोकेट को समझ में आ रही है, उसी लैंग्वेज में जो है उसको समझाना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 ये हो गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और ये 45 डेज वाला क्लॉज है और सबसेक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 says where the judgment is delivered under clause A of subsection 1, जब जजमेंट यहाँ पर इसमें डिलीवर हो रहा है, the presiding officer shall cause it to be taken down in shorthand, उसको लिखा जाएगा, sign the transcript, उसको ट्रांसक्रिप्ट को साइन किया जाएगा ना, every page thereof as soon as it made ready, जैसे ही वो तैयार होता है शॉर्ट जैसे शॉर्ट राइटर्स होते हैं ना कोर्ट में, उनके द्वारा बेसिकली वो प्रिपेयर किया जाएगा और उसको साइन करेंगे वो, एंड राइट ऑन इट द डेट, और जज साइन करेंगे ऑब्वियसली, और उसमें डेट भी लिखेंगे जिस दिन वो जजमेंट डिलीवर किया गया है ओपन कोर्ट में। ठीक है, सबसेक्शन 3 where the judgment or the operative part thereof, जो ऑपरेटिव पार्ट अगर रीड करा गया है अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 एज द केस में भी, तो इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन ओपन कोर्ट। अब ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजरल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया, वही चीज है कि उसको साइन किया जाएगा। भाई अगर उन्होंने डिलीवर किया है पूरा जजमेंट तो वो शॉर्ट हैंड राइटर से लिखवाएंगे, उसके बाद उसे साइन करेंगे। यहाँ पर अगर उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट वाला बी या सी क्लॉज में से अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसमें क्या करेंगे, वो भी सेम ही चीज करें, यहाँ पर भी साइन करें, यहाँ पर भी वो अपना डेट लिख रहे हैं। ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड, अगर उन्होंने खुद से अपने हाथों से नहीं लिखा है, तो एवरी पेज ऑफ द जजमेंट, तो हर एक पेज पे साइन होगा। आप कभी जाकर के देखिएगा हर एक पेज पे जज का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1, जहां पर जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है क्लॉज सी में, यानी कि ये रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट वाला, द होल जजमेंट और कॉपी देयरऑफ शैल बी इमीडिएटली, पूरा जजमेंट या उसकी कॉपी इमीडिएटली अवेलेबल कराई जाएगी पार्टीज को और उनके एडवोकेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी सवाल बनता है, पूछा जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या फिर पैसा लेकर के दिया जाता है, पेड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड द कोर्ट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल अपलोड द कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑन इट्स पोर्टल, अपने पोर्टल पे जजमेंट की कॉपी भी अपलोड करी जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। ये सवाल बनेगा कितने दिन के अंदर अंदर पोर्टल पे अपलोड करनी है कॉपी जजमेंट की, 7 डेज। तो ये याद रखिए, यहाँ पे 2 टाइम लिमिट्स हो गई, 45 डेज एंड 7 डेज। ठीक है, सबसेक्शन 5 सेज इफ द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी, अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो भाई उसको उठा करके लेके आओ, उसको भी जजमेंट सुनवाना है। ठीक है, ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड ईदर इन पर्सन, या तो पर्सन में या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वो सुन सकता है। ठीक है, और अगर अक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड, तो फिर कोर्ट ये रिक्वायरमेंट पूरा करवाएगी कि वो आए और सुने जजमेंट को जो भी आया है।
एक्सेप्ट वेयर इज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस। हाँ, अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस को जज ने डिस्पेंस कर दिया है तो कोई मतलब नहीं है बुलाने का, अगर डिस्पेंस नहीं किया तो फिर बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड द सेंटेंस इज ओनली वन ऑफ फाइन ओनली, और ही इज अक्विटेड। एक सेकेंड, बेसिकली यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि कब जो है अक्यूज को बुलाने की जरूरत नहीं है। पहली बात इन्होंने कही कि अगर जो है उसका जो अटेंडेंस है वो डिस्पेंस कर दी गई है, सॉरी फॉर फंबलिंग, या अगर उसकी अटेंडेंस पहले डिस्पेंस कर दी गई है, एक तो ये मैटर हो सकता है। दूसरी बात, अगर सिर्फ और सिर्फ फाइन का सेंटेंस उसके ऊपर है, मतलब उसको कुछ फाइन जमा करना है, तो ऐसे में भी उसको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि उसको आना ही पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि अगर वो अक्विटेड है उस जजमेंट में तो फिर भी उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोवाइड दैट वेयर देयर आर मोर अक्यूज्ड पर्सन देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम डू नॉट अटेंड द कोर्ट। अगर वो कोर्ट अटेंड नहीं करते, एक से ज्यादा अगर अक्यूज्ड है, ऑन द डेट ऑन विच द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होना है उस दिन अगर वो अटेंड नहीं करते हैं कोर्ट, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में इन ऑर्डर टू अवॉइड अनड्यू डिले, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, डिले को अवॉइड करने के लिए इन द डिस्पोजल ऑफ द केस प्रोनाउंस द जजमेंट नॉटविथस्टैंडिंग देयर एब्सेंस। कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग का क्या मतलब है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोर्ट को कि वो आए चाहे ना आए, जजमेंट तो प्रोनाउंस किया जाएगा, ये कहा, ठीक है। सबसेक्शन 7 देखिए क्या कह रहा है, नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन। कह रहा है कोई भी जजमेंट डिलीवर किया गया क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, उसको हम सिर्फ इस बात पे इनवैलिड करार नहीं करेंगे कि बाय द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी, कि कोई पार्टी एब्सेंट है या उनका एडवोकेट उस जगह से एब्सेंट है, एडवोकेट नहीं आया, और फ्रॉम द प्लेस नोटिफाइड फॉर द डिलीवरी, या फिर उस जगह से एब्सेंट, कोई जरूरी नहीं है कोर्ट में ही डिलीवर हो रहा हो जजमेंट, हो सकता है किसी और जगह पर डिलीवर हो रहा हो। हम जानते हैं ना ऐसे प्रोविजंस है हमारे लॉ में कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे कोर्ट की सिटिंग है वहीं पर डिलीवर हो रहा हो, कहीं और भी जजमेंट डिलीवर कराया जा सकता है। तो उस जगह पर भी अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजमेंट वैसे ही डिलीवर होगा, ठीक है। कोर्ट बैठी थोड़ी ना रहेगी उन लोगों के लिए। और ऑफ एनी ओमिशन टू सर्व, और डिफेक्ट इन सर्विंग मतलब मान लीजिए नोटिस वगैरह जो सर्व होता है अगर वो सही से सर्व नहीं हुआ, ये सारी चीजें कोर्ट के कंसर्न की नहीं है। जिस दिन जजमेंट डिलीवर होना है उस दिन होगा जजमेंट डिलीवर ऑन द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स। ये जो सर्व नोटिस सर्व वाले की बात है, चाहे पार्टीज पे हो चाहे एडवोकेट्स पर हो, और एनी ऑफ देम द नोटिस ऑफ सच डे और प्लेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजमेंट तो डिलीवर उसी दिन होगा जिस दिन कोर्ट ने कह दिया, ठीक। अब लैंग्वेज एंड कंटेंट्स वाला देखिए। अच्छा, सबसेक्शन 8 रह गया, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 511। 511 में जो चीजें लिखी हैं इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है तो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, उसका एक्सटेंट जो है वो रहेगा, ठीक है। 393 लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। कह रहा है अगर कहीं और इस संहिता में कुछ और लिखा हुआ है उसको छोड़ करके, वो एक्सेप्शन है, एवरी जजमेंट रेफर टू इन सेक्शन 392, जो जजमेंट अभी हम 392 में पढ़ के आ रहे हैं, शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। शैल कंटेन द पॉइंट्स, और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे उसमें, द डिसीजन, जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है वो होगा, और क्या रीजंस थे वो डिसीजन देने के, वो सारी चीजें वहां मेंशन होंगी। मतलब बेसिकली यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ जजमेंट बता रखा है कि जजमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं ना वही सेम चीजें यहाँ पर। शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस, अगर जो ऑफेंस हुआ है तो वो ऑफेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, किस मतलब कौन से सेक्शन के अंदर आप उसे जो है दोषी करार कर रहे हैं, और किसी अगर दूसरे लॉ के अंदर कर रहे हैं तो वो भी द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, ये भी लिखना है, एंड द पनिशमेंट टू विच इज ही इज सेंटेंस्ड, और जो भी पनिशमेंट उसे मिली है वो भी। डी क्लॉज क्या कह रहा है, इफ इट बी अ जजमेंट ऑफ अक्विटल, अगर अक्विटल का जजमेंट है यानी कि अगर उसकी दोष मुक्ति हुई है तो शैल स्टेट द ऑफेंस, ऑफेंस लिखा जाएगा ऑफ विच द अक्यूज्ड इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट, और डायरेक्ट करेंगे बताएंगे कि ही सेट एट लिबर्टी, मतलब कि वो फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 2 व्हेन द कन्विक्शन इज अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड इट इज डाउटफुल अंडर विच ऑफ द टू सेक्शंस, ये डाउटफुल है कि कौन से सेक्शंस के अंदर आ रहा है, वाली जो दो सेक्शंस के अंदर आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, और अंडर विच ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्शन, हो सकता है सेम ही सेक्शन में उसके दो पार्ट्स हों और कोर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से पार्ट के अंदर आ रहा है, ऑफ दैट ऑफेंस ऑफ द संहिता द ऑफेंस फॉल्स, कौन से में ऑफेंस फॉल कर रहा है, तो कोर्ट शैल डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम, अलग अलग डिफरेंटली उसको लिखेंगे एंड पास जजमेंट इन द ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव में वो जजमेंट पास कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी भी एक में पास कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द कन्विक्शन इज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, डेथ का ऑफेंस है, और इन द ऑल्टरनेटिव या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ ईयर, और कुछ टर्म ऑफ ईयर दे रखा है, द जजमेंट शैल स्टेट द रीजंस फॉर द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, तो आपको रीजंस वहां पर स्टेट करने होंगे, ऊपर पैसे बताया हुआ था कि रीजन स्टेट करने होंगे, लेकिन फिर से एक और सबसेक्शन बढ़ाया गया है कि आपको जो है रीजन स्टेट करना होगा, एंड इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ द स्पेशल रीजंस, भाई डेथ सेंटेंस आप जानते हो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है ना, अब वो अगर दे रहा है कोई जज तो वहां पर स्पेशल रीजंस जो है नोट करना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्यों डेथ सेंटेंस किसी को दी जा रही है, ठीक है।
अच्छा, सबसेक्शन 4 says when the conviction is for an offense with punishable with imprisonment for a term 1 year or more, 1 साल से ज्यादा का अगर ऑफेंस है, but the court imposes a sentence for a term less than 3 months, लेकिन 1 साल मतलब मैक्सिमम जो पर्टिकुलर ऑफेंस की पनिशमेंट है वो 1 साल या 1 साल से, मैं देख रही थी कि मैक्सिमम बता रहा है ना, हाँ मैक्सिमम ही है 1 साल या 1 साल से ज्यादा की उसकी पनिशमेंट है, लेकिन कोर्ट ने जो सजा दी है वो 3 महीने से भी कम की दी है। अगर 3 महीने से कम की दी है तो इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे unless the sentence is one of the imprisonment till the rising of the court। देखो 3 महीने से अगर कम की दी है तो रीजंस तो रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है अगर वो जो सेंटेंस है वो राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक के लिए। राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कभी कभी सेंटेंस किसी को थोड़ा सा समझाने के लिए और ऐसे वार्न करने के लिए क्या होता है ना कि कोर्ट कहती है कि जब तक मान लीजिए किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो गया छोटे मोटे ऑफेंस के लिए, तो उसको बैठा करके रखते हैं कि जब तक हम उठ नहीं जाते, मतलब जब तक कोर्ट राइज नहीं कर जाती, जो मतलब उनका नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए 10 से 5 है फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 से 4 है 10 से 5 है जो भी है, तो 4 बजे तक जब तक कोर्ट रहेगी तब तक आपको वहां पर मतलब तब तक उस अक्यूज को वहां पर बैठना पड़ेगा जो कन्विक्टेड है, ठीक है। और अनलेस द केस वाज ट्राइड समरीली अंडर द प्रोविजन, देखो एक तो ये एक्सेप्शन, दूसरा क्या है कि अगर केस समरीली ट्राई हुआ है तो फिर रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समरी में तो हम जान ही रहे हैं कि कितनी सेंटेंस मिलती है, तो उसमें रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। समरी तो हो ही इसीलिए ताकि जल्दी जल्दी सब मामला निपटे, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो है 354 का सबसेक्शन 5 हुआ करता था, अब क्योंकि 393 का सबसेक्शन 5 है तो आपको याद रखना है व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, जब उसकी डेथ सेंटेंस किसी की हुई है तो सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। उसको नेक से, आप कोई आपसे पूछे कि ऐसी क्यों सजा, मतलब ये सजा कहां से आई, तो आपको अब पता है कि कहां से आई है, 393 के सबसेक्शन 5 में ऐसा प्रोविजन हमें दे रखा है कि ऐसी सजा मिलेगी, हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और एक बात ये भी समझिए कि अगर मान लीजिए उसको एक बार लटकाया गया और उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, मतलब कि एक बार में अगर उसकी जान नहीं निकली तो उस समय फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, कुछ नहीं मतलब दोबारा फिर से नहीं उसको लटकाया जाता है, ठीक है। Subsection 6, every order under section 136 or subsection 2 of section 157 and every final order made under section 144, 164, section 165 shall contain the points by चीज point of determination decision, there are no reasons होंगे, ठीक है। 394 order for notifying address of previously convicted offender। देखिए 394 ही कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं ना कि एड्रेस नोटिफाई करना है। देखो जो प्रीवियसली ऑफेंडर होता है उसको एड्रेस नोटिफाई करना पड़ता है अपना, ठीक है, बार बार, तो वही चीज है। देखो सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल या 3 साल से ऊपर का पनिशमेंट उसको मिला था, ठीक है, is again convicted of any offense punishable with a term of 3 years। पहले कन्विक्शन हो चुका था उसका 3 साल या 3 साल से ऊपर के ऑफेंस के लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए थेफ्ट के लिए उसका पहले कन्विक्शन हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा से उसका थेफ्ट के लिए कन्विक्शन हो गया, 3 साल की वहां पर सजा है, ठीक है। और अपवर्ड्स 3 साल में तो सिर्फ ऐसा कोई एग्जांपल दे रही, 3 साल के ऊपर भी ये बता रहे हैं, पर एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ, इनको छोड़ करके, जेएमएससी को छोड़ करके किसी भी कोर्ट ने अगर ये सेंटेंस पास करी है, सच कोर्ट में अगर उन्हें सही लगता है एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस, जब वो ये सेंटेंस दे रहे हैं of imprisonment on such person, also order that his residence and any change of or absence from such residence after release be notified as hereinafter provided for a term not exceeding 5 years। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि उसको थेफ्ट के लिए दोबारा से फिर से उसका कन्विक्शन हुआ, ठीक है, जब उसका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ है तो जेएमएससी को छोड़ करके जो बाकी जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट नहीं स्पेसिफिकली, बाकी जो कोर्ट है वो ये उससे कह सकती है कि 5 साल तक अगर आप रिलीज होने के बाद, यानी कि आप जब आपका मान लीजिए 3 साल की है उसे सजा दे दी, ठीक है, दोबारा जब उसका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ मान लीजिए कि 3 साल की है उसे सजा दे दी, ठीक है, तो कोर्ट ये कहती है, जब सेंटेंस पास करेगी कोर्ट ये कहेगी कि जब आपके ये 3 साल खत्म होते हैं तो 3 साल के बाद अगले 5 साल तक अगर आपके घर के एड्रेस में जो घर का पता है आपके, अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो आप आकर के कोर्ट को यहाँ पर नोटिफाई करके जाएंगे। तो यही होता है, कोई भी अगर आपने चेंज किया है कहीं, अगर आप मान लीजिए कहीं और जा रहे हो वो घर छोड़ करके, तो ये सारी चीजें नोटिफाई करने आपको आना पड़ेगा, बेसिकली बताना पड़ेगा कि अब आप कहाँ रह रहे हैं। क्यों ऐसा इस वजह से कराया जा रहा है क्योंकि ये जो है हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह हो रहा है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2, The provisions of subsection 1 shall also apply to criminal conspiracies। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे भी अप्लाई करेगा, मतलब इन 3 साल से ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे भी ये सेक्शन अप्लाई करेगा सबसेक्शन 1, और उनके अबेटमेंट पर भी अप्लाई करेगा, ठीक है।
अबेटमेंट और अटेम्प्ट तीनों पर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, अटेम्प्ट तीनों पर। इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड, अब मान लीजिए कन्विक्शन अगर सेट असाइड कर दिया गया, भाई उसने अपील करी और कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया गया, तो ये जो ऑर्डर आया है ना सबसेक्शन 1 में ये वॉइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। सबसेक्शन 4 में क्या बता रहा है कि एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय अपीलाट कोर्ट, अपीलाट कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है, और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जब वो अपनी रिविजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कौन कौन कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है, और अपीलाट कोर्ट भी कोई भी कर सकता है, ठीक। Subsection 5 says the state government may by notification make rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of और absence from residence by released convict। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स वगैरह बनाने हैं कि किस तरीके से वो ये नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, सॉरी मतलब किस तरीके से वो नोटिफिकेशन वो नोटिफाई करेगा बेसिकली आकर के, सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। सबसेक्शन 6 इज सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर द ब्रीच देयरऑफ। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल रही है ना, ये पूछा जा सकता है कौन नोटिफिकेशन निकालेगा, स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी। ये जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका ब्रीच किया, वो बंदा सही से आकर के नहीं नोटिफाई करके जा रहा है, नहीं बता के जा रहा है, तो ऐसे में सजा भी मिल सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। एंड एनी पर्सन चार्ज विद एनी ब्रीच, मान लीजिए ब्रीच अगर उसने किया of any such rule may be tried by a magistrate of competent jurisdiction, तो competent jurisdiction के मैजिस्ट्रेट जो भी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर लास्ट उसने नोटिफाई किया था, जहां पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लास्टली वो कानपुर में रहा था, ठीक है, यहाँ पे उसने नोटिफाई किया था, उसके बाद वो चला गया लखनऊ, लेकिन ये वाली बात उसने नहीं नोटिफाई करी, तो ये जो ब्रीच किया उसने, भाई कहा गया है कि आपको 5 साल तक बताना ही पड़ेगा। अगर आपने ब्रीच किया नहीं बताया, आप लखनऊ चले गए, 1 साल बाद आपने नहीं बताया, तो ऐसे में जो यहाँ के मैजिस्ट्रेट है, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ के जो मैजिस्ट्रेट है, क्योंकि लास्ट नोटिफाइड वाला बता रहा ना, लास्ट तो उसने यही कानपुर वाले नोटिफाई किया, उसके बाद तो नोटिफाई नहीं किया, तो ये वाले मैजिस्ट्रेट यहाँ के जो मैजिस्ट्रेट है उसके डिस्ट्रिक्ट के कानपुर के, वो ट्राई करेंगे, बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन, तो 395 में ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। So what does it say? Subsection 1 says when a court imposes a sentence of fine or a sentence including a sentence of death, फाइन का सेंटेंस किया या यहाँ पे डेथ की भी सेंटेंस उन्होंने इंक्लूड करी, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ऑफ विच फाइन फॉर्म्स अ पार्ट, और डेथ सेंटेंस के साथ कुछ फाइन भी है, मतलब कुछ फाइन का भी पार्ट है। तो व्हेन पासिंग जजमेंट ऑर्डर द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर्ड टू बी अप्लाइड, तो जब जजमेंट पास कर रहे हैं तो वो मतलब उसमें बताएंगे कि किस तरीके से फाइन दिया जाएगा, पूरा एक साथ दिया जाएगा या किस तरीके से दिया जाएगा, टू बी अप्लाइड, ठीक है, किस तरीके से मतलब फाइन रिकवर किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कॉम्पनसेशन और फाइन में डिफरेंस होता है। फाइन जो होता है वो स्टेट ट्रेजरी में जाता है, ठीक है, वो सरकार के बेसिकली पैसे में जाता है, और जो कॉम्पनसेशन होता है वो विक्टिम को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन डिफरेइंग द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन में जो पैसे वगैरह लगाया हो सकता है कि उसको देने के लिए बोले, इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कॉम्पनसेशन या ऑफ फॉर एनी लॉस और इंजरी, या फिर जिस पर्सन को उस ऑफेंस की वजह से लॉस हुआ है, कुछ इंजरी वगैरह हुआ है, तो उसको भी कोर्ट पैसे देने के लिए बोल सकती है। व्हेन द कॉम्पनसेशन इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवरेबल बाय सच पर्सन इन अ सिविल कोर्ट, जहां पर जो है कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये रिकवरेबल है, ठीक है। फिर क्लॉज सी क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया फॉर हैविंग कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की डेथ उसने कॉज करी है या फिर अबेट किया है द कमिशन ऑफ सच एन ऑफेंस, इन पेइंग कॉम्पनसेशन टू द पर्संस हु आर अंडर द फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेज फ्रॉम द पर्सन सेंटेंस्ड फॉर द लॉस रिजल्टिंग टू देम फ्रॉम सच डेथ। तो बेसिकली यहाँ पर राइट बता रखी है कि वो डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं जो भी कुछ लॉस वगैरह उन्हें हुआ है, ठीक है। फिर क्लॉज डी, व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट किए गए हैं जिसमें इंक्लूड है थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग और हैविंग डिसऑनेस्टली रिसीव्ड और रिटेन्ड, या फिर हैविंग वॉलंटरली असिस्टेड इन डिस्पोजिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी स्टोलन, या फिर लग रहा है कि चोरी हुआ है सामान वगैरह, तो इन कॉम्पनसेटिंग एनी बोनाफाइड परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर द लॉस ऑफ द सेम, जो बोनाफाइड परचेजर है यानी कि जिसने मतलब बंदे को, दूसरे बंदे को, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता ना कि चोरी कमा लिया, उसने तो सही से खरीदा, तो उसको भी कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी रिकवर हुई तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा फॉर द लॉस ऑफ द सेम इफ सच प्रॉपर्टी इज रिस्टोर्ड। वही मैंने कहा ना, अगर प्रॉपर्टी दोबारा से रिस्टोर करी जा रही है उसके एक्चुअल ओनर को, भाई फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, ठीक है, उसने चोरी करके किसी बंदे को बेचा, लेकिन उस बंदे को इसने नहीं बताया कि ये चोरी का माल है, उसने तो सही पैसे में, मान लीजिए कोई 20,000 का मोबाइल था, उसने तो उसको 25,000 में बेचा, बल्कि ज्यादा में बेच दिया,
ठीक है। तो जो जहां से उसने चोरी करी है वो भाई उसको तो रिस्टोर हो गया सारा कुछ, मामला थेफ्ट वगैरह का मामला जब सुलटा तो इसको तो रिस्टोर हो गया, लेकिन अब जो बोनाफाइड परचेजर था उसका क्या, तो उसको तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसको तो 25,000 रुपया लगा ना, उसने तो जान के मतलब गुड फेथ में खरीदा था, ये चीज ही कह रहा है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2, इफ द फाइन इज इम्पोज इन अ केस व्हिच इज सब्जेक्ट टू अपील, अगर फाइन इम्पोज किया गया है उस केस में जहां पर अपील हो सकती है, तो नो सच पेमेंट शैल बी मेड। तो जब वो पेमेंट तब तक, मतलब फाइन की पेमेंट तब तक नहीं होगी बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर प्रेजेंटिंग द अपील हैज इलैप्स्ड। जितने टाइम में आप अपील कर सकते थे, अगर वो पीरियड खत्म हो गया तब तो फाइन पे कर दो। और इफ एन अपील भी प्रेजेंटेड, और अगर अपील प्रेजेंट हो गई है तो जब तक कि अपील का डिसीजन नहीं आ जाता, भाई मान लो कि अपील में आया कि वो क्विट हो गया तो क्यों देगा पैसा, ये चीज है, ठीक है। सबसेक्शन 3 says when a court imposes a sentence, जब कोर्ट सेंटेंस इंपोज कर रही है of which fine does not form a part, जिसका फाइन पार्ट नहीं है, the court may when passing judgment order the accused person to pay by way of compensation। मैंने आपसे कहा ना फाइन और कॉम्पनसेशन अलग अलग होता है, तो कह रहा है अगर फाइन उसका पार्ट नहीं है तो कोर्ट चाहे तो कॉम्पनसेशन के थ्रू सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू द पर्सन, तो उस पर्सन को जो है कोर्ट कॉम्पनसेशन दिलवा सकती है जिसने सफर किया है कोई लॉस या कोई इंजरी उस एक्ट की वजह से जो कि अक्यूज पर्सन ने किया है, जिसके लिए उसको सेंटेंस किया जा रहा है। Subsection 4 says an order under this section may also be made by an appellate court। यहाँ पर भी वही सेम चीज जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी कि appellate court की तरह हो सकता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की तरह हो सकता है, कब, जब वो अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इस तरीके के सवाल बनते हैं कि कौन कर सकता है रिवीजन की पावर जब अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। At the time of awarding compensation in subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take account। ये वही वाली चीज है, ऐसा तो है, होता नहीं है कि भाई जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए डिफेमेशन है, डिफेमेशन का तो सिविल सूट भी हो सकता है और क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं लोग, दोनों हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर क्रिमिनल केस कर दिया है या सिविल सूट कुछ भी हो गया है, तो दोनों मामलों में मान लीजिए सिविल सूट का जो कॉम्पनसेशन वाला था वो पहले मान लीजिए आ गया, मतलब आपको डैमेजेस अगर मिल गए हैं सिविल सूट में, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए जब आप केस करने जा रहे हो तो आपको कोर्ट को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई जज साहब सिविल सूट में पहले मुझे इतना डैमेजेस मिल चुका है, तो ये बात बतानी पड़ेगी। वही चीज ये कह रहा है कि अगर कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जा रहा है किसी सबसे, भाई हम तो क्रिमिनल मामला पढ़ रहे हैं ना, अगर मान लीजिए सिविल सूट किसी ने दायर कर दिया विक्टिम ने रिलेटिंग टू सेम मैटर में, ऐसा करते हैं लोग, ऐसा किया जाता है, ठीक है। जो एडवोकेट्स होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामला डाल देते हैं, तो बताना पड़ेगा आपको, अगर वहां से अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग से अगर आपको पैसा मिल चुका है, कोई डैमेजेस वगैरह कुछ भी, या किसी को कोई सजा वगैरह सजा पे तो देखो नहीं होता, सजा पे नहीं होता, लेकिन डैमेजेस मिल गए हैं या कॉम्पनसेशन मिल गया है क्रिमिनल केस में, तो फिर आपको ये चीज बतानी पड़ेगी दूसरे कोर्ट को, सिविल कोर्ट को आपको ये बात बतानी पड़ेगी वहां से हमें जो है रिकवर हो गया है पैसा, ठीक है, कॉम्पनसेशन मिल गया। तो कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी सम पेड, तो कोर्ट जो है वो अकाउंट में लेगी, मतलब कोर्ट को ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी सम अगर पे किया गया है या रिकवर किया गया है एज कॉम्पनसेशन इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, सब्सिक्वेंट सिविल सूट अगर आपने दायर किया है तो, ठीक है। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, सेक्शन 395 तक, 392 से 395 आज हम लोगों ने कवर किया। काफी बड़े बड़े सेक्शन हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में भी, ठीक है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।